गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चा, कल जो हम लोग डिस्कस किए थे थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा। आज बच्चे हम लोग आगे की थ्योरी को पढ़ेंगे। आज भी मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे बच्चे। चलिए, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं। एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप। बच्चा लिखेंगे तो आज का हेडिंग है एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप। एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप। किसी रेखा पर एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप। ठीक है बच्चा, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन मेरे बच्चे देखिए, लिखिए प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। ठीक है। अब बच्चे, आज हम लोग ये सीखेंगे कि प्रोजेक्शन है क्या, और इसमें बच्चे इसका हमारे मैथ्स में क्या यूज होता है। तो आज आप इसको समझेंगे बच्चा, इसको आप आराम से समझेंगे। हम इसके फॉर्मूले को भी प्रूव करेंगे। ठीक है। तो मेरे बच्चे देखिएगा, जैसे कि इसे आप हेडिंग तो लिख ही लिए होंगे। जैसे बच्चा देखिए, कोई वेक्टर ए हो ऐसे। देखिए मेरे बच्चे, कोई वेक्टर ए हो, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, आप इसको ध्यान से समझिएगा। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रहा होगा। मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ से एक लाइन इस तरीके से जा रहा होगा एल, इस तरीके से एक लाइन जा रहा होगा एल। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते एल। अब थोड़ा देखना प्रोजेक्शन क्या होता है। जैसे बच्चा मान लो कि यहाँ सन है, सन में सूरज जानते हैं आप लोग। ठीक है, सन। अगर मेरे बच्चे यहाँ पे सन जो सूर्य है और यहाँ पे कुछ लंबा सा जा रहा हो, और उसके बीच मान लो बच्चा हम कुछ रख दें, हम उसके बीच मान लो कि कुछ रख दें, तो आपको नहीं लगता बच्चा जितना दूर आप कुछ रखोगे ना, उतना दूर का मेरे बच्चे छाया बन जाएगा। उतना दूर का क्या बन जाएगा बच्चा, शैडो बन जाएगा। शैडो कहाँ बनेगा, यहाँ पे। शैडो कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो बच्चा प्रक्षेप क्या होता है, प्रक्षेप है देखिए वेक्टर ए के द्वारा। बच्चा वेक्टर ए के द्वारा, मान लो कि वेक्टर ए जो है ए बी का कोई डिस्टेंस। ठीक है, वेक्टर ए जो है ए बी को दर्शा रहा है। वेक्टर ए जो है बच्चा ए बी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे मान लो कि ये सनलाइट को रोक लेगा, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक छाया बन जाएगा। तो मान लो कि ये एम है और थोड़ी देर के लिए एम एन, तो एम से लेकर एन तक जो यहाँ छाया बनेगा ना बच्चा, उसी के डिस्टेंस को बोलते हैं प्रक्षेप। या आप ऐसे कह लो, एम और एन के बीच की दूरी को बोलते हैं बच्चा प्रक्षेप। एम से एन के बीच की दूरी को बोलते हैं प्रक्षेप। यानी कि जिस वेक्टर के कारण जैसे वेक्टर ए है, यहाँ ए से बी तक गया बच्चा, इसको नीचे यहाँ पे लंब खींचे परपेंडिकुलर, और यहाँ बी से भी परपेंडिकुलर खींचे। जरा गौर से देखिएगा, तो यहाँ एम बना और एन बना। बच्चा जो नीचे का टर्म है यहाँ एम और एन, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को प्रक्षेप कहते हैं बच्चा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को प्रक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट में वेक्टर ए का रेखा एल पर प्रक्षेप प्रक्षेप का मतलब मेरे बच्चे प्रोजेक्शन। प्रक्षेप एमएन कहलाएगा। ठीक है, ये सब सन वगैरह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सन वगैरह दिखाने की मेरे बच्चे कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है।
अब यहाँ पे देखिए कुछ और काम करते हैं, मान लो थोड़ा देर के लिए यहाँ से मेरे बच्चे यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में मेरे बच्चे आपने कुछ पढ़ा होगा ऐसा, हाइट एंड डिस्टेंस में मेरे बच्चे कुछ ऐसा पढ़ा होगा। और मान लो कि यहाँ पर एक कोण बन गया थीटा, मेरे बच्चे यहाँ पर एक कोण बन गया थीटा, ठीक है। तो अगर हम cos थीटा का मान निकालेंगे मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम cos थीटा का मान निकालेंगे तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार, आधार क्या है AO, ठीक है, अपॉन कर्व यानी कि हाइपोटेनस वो क्या है AB, AB बच्चा AB को यहाँ लेके चलेगा, AO बराबर क्या हो जाएगा, AO बराबर हो जाएगा AB इंटू कॉस थीटा, AB इंटू कॉस थीटा। अब मेरे बच्चे AB को आपने क्या माना, वेक्टर A, तो बच्चा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं AO बराबर वेक्टर A इंटू कॉस थीटा, वेक्टर A इंटू कॉस थीटा, वेक्टर A इंटू कॉस थीटा। बच्चा वेक्टर A को हम इसके मैग्नीट्यूड को भी दिखा सकते हैं, बच्चा इसके मैग्नीट्यूड के रूप में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी लंबाई ही बता रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी लंबाई होगी वो प्लस में, इसीलिए इसको इसके मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड में रख दिए इसको बच्चा। अब जरा देखना, जितना लंबाई AO का है उतनी ही लंबाई MN का नहीं है, ये जो AO होगा ना वो MN की लंबाई के बराबर होगा, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि MN बराबर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। आप इसे नोट कर लो बच्चा, इसे नोट कर लो। इससे बच्चे काफी क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में। आपको जितनी सारी थ्योरी बताई गई है या बताया जा रहा है अभी वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। और अगर कहीं पे लगे आपको बातें समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे बताना। चलिए बच्चा हो गया होगा शायद, बताइए हो गया क्या। चलिए अच्छी बात, आपका हो गया बाबू। बच्चा आगे देखिएगा, ये हो गया, ये सब बच्चा याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा। अभी इस पे और बातें होंगी, थोड़ा समझिएगा। देखिए बच्चा, वेक्टर ए का हेडिंग दीजिएगा कि वेक्टर ए का जो क्वेश्चन रहेगा ना, तो क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, देखना लैंग्वेज पकड़ना, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, यानी कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पे होना चाहिए, बी पे, यानी वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे होना चाहिए, लेकिन बी पर प्रक्षेप, लेकिन ऐसे लिखा रहता है, बी के बाद पर लिखा रहेगा बच्चा, बी के बाद पर। तो फिर इसका मतलब समझाते, ध्यान से समझना। जैसे मान लो मेरे बच्चे, जैसे मान लो इस तरीके से यहाँ पे कोई कोण बन गया थीटा, ठीक है, यहाँ पे कोई कोण मेरे बच्चे थीटा बन गया, ठीक है, थोड़ा देर के लिए मान लो।
और यहाँ पे ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। अब ध्यान सुनना, हमने बोला वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए ये वाला हो गया, इसका प्रक्षेप किस पर, बी पर, यानी कि मेरे बच्चे इसका जो छाया बनने वाला होगा कहाँ पे बनेगा, बी पे। देखो अब जितना दूर ये छेकेगा इधर का लाइट, उतना ही दूर तो बनेगा, यानी पूरे पे तो नहीं बनेगा, तो कितना पे बनेगा, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा इसको हटाओ, ये हो गया डी कह देते हैं इसको, और ये वेक्टर बी है, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर बी है, ठीक है, ये ए है और यहाँ मेरे बच्चे बी, थोड़ी देर के लिए मान लो ये ए और ये बी है। तो अब जरा देखना हमारा प्रक्षेप कहाँ पे बनना है, एडी पर, हालांकि इसको वेक्टर बी के रूप में लिखे हुए बच्चा, हालांकि हम इसको वेक्टर बी के रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको वेक्टर बी के रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है, एडी को मान लो कि वेक्टर बी के रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए का जब इस पे प्रक्षेप बनेगा मेरे बच्चे, तो इसका एक सूत्र होता है, देखिए जरा लिखना, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप तो लिख ही चुके हैं ना, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखो एडी बराबर एडी, यानी कि जब वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो कहना चाहते हैं कि ए से लेकर डी तक के बीच की दूरी के बारे में हम कहना चाहते हैं, ए से लेकर डी तक के बीच की दूरी के बारे में, क्योंकि छाया तो इतना दूरी बनना है इसका, छाया तो इतना दूरी बनना है इसका शैडो, ठीक है। तो इसका होता है बच्चा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, जो ए और बी दिया हुआ है उसका डॉट प्रोडक्ट, मेरे बच्चे ध्यान सुनना, उसका डॉट प्रोडक्ट और नीचे, और मेरे बच्चे नीचे जो यहाँ वेक्टर बी है ना, उसका उसका मेरे बच्चे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो नीचे लिखा जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होगा। अगर बच्चे इसको यहाँ लेके आ जाए, मेन फॉर्मूला यही है, ठीक है, फॉर्मूला यही है, जरा इसको अगर आप यहाँ से यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है, तो ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक बात समझने वाला है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप अगर कभी निकालने को कहा जाए, बच्चा वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप कभी निकालने को कहा जाए आपसे, तो देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर लिखिएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर लिखिएगा, पहली बात समझिए। और मेरे बच्चे जिस पर प्रक्षेप है ना, उसका मैग्नीट्यूड कहाँ लिखाएगा, नीचे, उसका मैग्नीट्यूड कहाँ लिखाएगा, नीचे, या देखो वेक्टर बी, तो वेक्टर बी ये लेंथ कितना है, एडी, तो बच्चा एडी और जो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड और दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो आप इससे ही ध्यान रखो, ऊपर वाले को ही ध्यान रखो मेरे बच्चे, आपको ऊपर वाला ही ध्यान रखो। अगर इसमें मेरे बच्चे थोड़ी सी कहानी हम बदल देते, मेरे बच्चे मान लो कि थोड़ी सी कहानी हम बदल देते, ये तो आप नोट कर चुके होंगे, करिए पहले इसको कर लिए होंगे, तो इसी में एक फिगर और बना देते हैं बच्चा, इसी में एक फिगर और बना देते हैं आपको, देखिए इसका थ्योरी मेरे बच्चे हम आपको टेलीग्राम पे डलवा रहे हैं थोड़ी देर में, और टेलीग्राम पे जो थ्योरी डलवा रहे हैं तो इसका ज्यामितीय अर्थ करके वहां पे हम दोनों को फिर से बताए हुए हैं, तो बच्चा वो आप देख लेना, हम इसी में उसको भी बना देते हैं, मतलब एक दूसरे तरीके से जिसको हम सोच सकते हैं, जैसे वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप हो सकता है कि वेक्टर बी का भी तो वेक्टर ए पे प्रक्षेप हो सकता है, वेक्टर बी का भी तो वेक्टर ए पर प्रक्षेप हो सकता है, जरा ध्यान से सुनना बच्चा, अगर हम इसको चेंज करें वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप कर दे, यानी हम कहना ये चाहते हैं बच्चा थोड़ा देर के लिए, जैसे है रहने दो, मान लो कि यहाँ पे कोई सी, ठीक है, और यहाँ से ए सी है जो वेक्टर बी है टोटल, और यहाँ पे जो प्रक्षेप बन रहा है इसका, एक मिनट देखो, यहाँ से यहाँ पे लंब बना, यहाँ से यहाँ लंब, तो मान लो कि यहाँ पी हो गया, पी हो गया, जरा सुनना मेरी बात को, तो यहाँ पर मेरे बच्चे, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, यानी कि आपका जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ, और मैग्नीट्यूड किसका लिखोगे, ए पर बन रहा है ना, तो जिस पर बन रहा है उसी का नीचे मैग्नीट्यूड,
लेकिन वेक्टर ए को यहाँ पे हम किससे दिखाएंगे, एपी से, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो वेक्टर ए का वेक्टर ए पर प्रक्षेप अगर बनाना हुआ तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। या इसको अगर इधर लेके आ जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एपी इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट। तो मेरे बच्चे हम इसका अपोजिट भी सोच सकते थे, इसका उल्टा भी सोच सकते थे करके, तो आप इसे भी नोट कर लो। बच्चे इसमें एक डिफिनेशन भी आपको दिया हुआ है जो कि हम लिख चुके हैं, सिर्फ आपको बोल दे रहे हैं। आप इसमें लिख सकते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, बच्चा दो सदिशों का अदिश गुणनफल इनमें से किसी एक के मापांक, ठीक है, इनमें से किसी एक के मापांक और दूसरे का, यानी दूसरा जो एपी है, एपी के गुणनफल के बराबर होता है। इसका डिफिनेशन बच्चा हम लास्ट में इसको डिफाइन करके भी दे दिए हैं, आप इसको नोट करोगे। यहाँ पे सिर्फ मतलब की बातें हम आपको समझा के छोड़ दे रहे हैं। चलिए बच्चा, आई होप सो कि आपने कर लिया होगा इसे बच्चे आपने कर लिया होगा, देख लो जरा इसे। चलिए जी, देखिए बच्चा, थोड़ा सा कुछ बच्चा कल का प्रॉपर्टीज कुछ रह गया था, उसको भी आगे करवा दे रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉपर्टी जो कल का था रह गया था, एक ही दो है, उसको थोड़ा सा करवा लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, उसको पहले निकालिए। देखो बच्चा, हमने जो पहला प्रॉपर्टी का चर्चा किया था कि वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, जिसमें बच्चा हम ये बताए थे कि अगर वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ होता है तो बराबर वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ, दोनों जो है बराबर होगा। उसी प्रकार बच्चा आगे था एक वितरण नियम, एक था बच्चा वितरण नियम, इसको इंग्लिश में मेरे बच्चे बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, इसमें क्या होता है ध्यान देना कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देखिए वेक्टर बी प्लस सी का डॉट, वेक्टर बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट के साथ अगर वेक्टर ए लिखा रहे तो इसका जो मान होता है वो वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए के डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों के सम के बराबर होता है। बस इसी में इस बस बच्चा इतना ही दिखाना था, मेरे बच्चे इतना ही दिखाना था कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट अगर वेक्टर बी प्लस सी के बराबर हो, सी के साथ हो, तो इसका है वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। बस इतना ही था इसमें। इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है बच्चा जो एग्जाम में पूछता है, छोटा छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछता है मेरे बच्चे, आप इसे लिख लेंगे अच्छा रहेगा। ये सब बच्चा थ्योरी को आप अच्छे से और गंभीरता के साथ देखेंगे, ठीक है जी। ये सब तो छोटी छोटी बातें बच्चा, दो प्रॉपर्टी और है बच्चा, दो प्रॉपर्टी और है, उसको भी दिखा देते हैं आपको। देखो
बच्चे और है, जैसे कि देखना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट हो। तो बच्चा आपको जैसे कि इसका जो रिजल्ट होगा ना वो साबित करने को बोलेगा आपको, तो कुछ नहीं करना बच्चा, बस आपको हाँ हाँ वो नंबर अपने अनुसार दे लेना ना, 14 तक हुआ होगा तो ये 15 होगा, ये 16 हो जाएगा। नंबर दे लेना बच्चा। देखो जरा आप इन दोनों को गुना कैसे करोगे, वेक्टर ए को पहले वेक्टर ए के साथ गुना करो, फिर बच्चा वेक्टर ए को फिर वेक्टर बी के साथ गुना करो, फिर बच्चा वेक्टर बी को वेक्टर ए के साथ, फिर मेरे बच्चे वेक्टर बी को वेक्टर बी के साथ। 2 नंबर है मेरे बच्चे, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात को आप ध्यान से देख, इसलिए ध्यान से देखेंगे बच्चा। ये माइनस और ये प्लस, वेक्टर ए और वेक्टर बी का वही मान के डॉट प्रोडक्ट का वही मान होगा जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के मान होगा। बच्चा ये हम लोग कम्यूटेटिव लॉ में पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम, जो पहला प्रॉपर्टीज दिए थे बच्चा वो यही दिए थे। तो दोनों का वैल्यू एक हो सकता, कट जाएगा। अब बच्चा जो ये लिखा हुआ है ना, अगर आप चाहो तो इसको इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, इसको मॉड के अंदर स्क्वायर रख के भी चल सकते हैं, इसको मेरे बच्चे ऐसे भी लिखा जा सकता है, जिसकी चर्चा भी हम लोग पहले कर चुके हैं मेरे बच्चे, जिसकी चर्चा भी हम लोग पहले कर चुके हैं। तो हो सकता है कि आपको ये बोले दिया रहे और बोले कि ये साबित कर दो, बस बच्चा कुछ नहीं, गुना कर लेना है, एक लाइन कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। दो नंबर का बच्चा ये क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखोगे। देखिए बच्चे, अगर ये आपका हो गया तो अब आगे बढ़ा जाए, मेरे बच्चे अगर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, मेरे बच्चे ये हो गया। तो आप इससे भी मेरे बच्चे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इससे भी बच्चे एक्सप्लेन करने का तरीका देखिए कैसे होगा। ये नहीं कि स्क्वायर करके डायरेक्ट लिखिए, नहीं, कभी वैसे मत करिएगा। बच्चा के डॉट प्रोडक्ट के द्वारा दिखाने को कहा जाता है। तो बच्चा आप ऐसे करना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर है मेरे बच्चे, तो डॉट प्रोडक्ट करके फिर से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखो। आप मेरे बच्चे गुना करवाओ, अब करवाओ वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ, वेक्टर ए फिर वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ प्लस, तो वेक्टर ए वेक्टर बी, फिर वेक्टर बी का इसके साथ ए के साथ, तो वेक्टर बी वेक्टर ए, फिर वेक्टर बी का बच्चा वेक्टर बी के साथ, तो ये बी और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट। फिर बच्चे थोड़ी देर पहले हम इसका बता रहे थे, जब भी इसका रहे तो आप इसे ऐसे लिखो, फिर ये दोनों जोड़ के मेरे बच्चे क्या हो सकता है, टू वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस, आप इसे मेरे बच्चे वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के रूप में लिख सकते हो, यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो हो सकता है कि क्वेश्चन ये पूछ ले और आपसे बोलेगा कि चलो इसको साबित करवाओ, ठीक है, या बोलेगा इसको हल करो। बच्चे हल करने का तरीका ये होगा, इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में पहले लिखेंगे, उसके बाद गुना करवाएंगे। बच्चा डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखकर गुना करवाएंगे, आप इसे नोट कर लें।
अब देखिए बच्चा, अब इससे कुछ आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टी का बच्चे काम खत्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक हेडिंग लिखिएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप के पदों में, यानी बच्चा आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में, ठीक है, के टर्म में दो सदिशों यानी टू वेक्टर्स का, मेरे बच्चे का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी कर सकते हो। सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी इसी को बच्चा बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल, इसे मेरे बच्चे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब ये हो गया बाबू। अब जरा देखना मेरे बच्चे, यहाँ पे हम ले लेते हैं नेट वेक्टर ए बराबर कुछ मान लेते हैं, फिर वेक्टर बी बराबर भी कुछ मान लेते हैं, जैसे कि x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप। उसी प्रकार मेरे बच्चे वेक्टर बी बराबर भी मान लेते हैं, x2 आई कैप, y2 जे कैप और z2 के कैप। बच्चा हम ये कह रहे थे ना, आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में टू वेक्टर्स का अदिश गुणनफल। तो यहाँ जैसे कि दो वेक्टर हैं बच्चे, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ अगर करेंगे तो मेरे बच्चे हम कहना ये चाहते हैं कि दोनों का बच्चा आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, यानी कि दोनों के डॉट प्रोडक्ट निकाले जाएंगे मेरे बच्चे। तो देखो जरा कैसे निकाले जाएंगे, ध्यान से सुनना। x2 आई कैप, y2 जे कैप और z2 के कैप। तो मेरे बच्चे कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, ध्यान से सुनना। अगर आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ करेंगे तो इसका मान क्या होगा 1। उसी प्रकार जे कैप का जे कैप के साथ करेंगे तो 1। फिर के कैप का के कैप के साथ करवाएंगे डॉट प्रोडक्ट तब भी 1, यानी गुना करवाएंगे तो 1। अब ऐसे समझो, अगर आई का मेरे बच्चे, आई का अगर जे के साथ करवाएंगे ना तब 0 हो जाएगा। जे का अगर डॉट प्रोडक्ट के साथ करवाएंगे ना तब 0 हो जाएगा। और के का मेरे बच्चे अगर आई के साथ करवाएंगे ना तो 0 हो जाएगा। यानी अगर सेम के साथ गुना करवा लिए तो 1 और अलग गुना करवा लिए तो 0। कल ऐसा इसको हम लोगों ने साबित करके देख रखा है बच्चा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना मेरे बच्चे, यहाँ ध्यान से देखना, अगर हम आज x1 वाले को x2 वाले के साथ गुना करवा लें, ठीक है, तो हमारा मान क्या हो जाएगा x1 x2, ठीक है, और i को i से गुना करवाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। i को i से गुना करवा लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगर x1 i वाले को अगर j के साथ गुना करवाएंगे बच्चा तो i और j को गुना करने पे क्या हो जाएगा 0। तो 0 वाले को छोड़ते चलो, क्या लिखना उसको, अगर x1 i को z2 k के साथ गुना करवा लो तो i और j का गुणनफल क्या होगा 0। तो 0 वाले को छोड़ते चलो। करना क्या है बच्चे, करना क्या है ना, हाँ बच्चे देखो जरा, करना क्या हम कहना ये चाहते हैं, आई बात देखो, आई वाले को आई वाले के साथ गुना करो, जो आ गया वो लिखो, आई का तो आई के साथ गुना करो तो 1 आएगा। फिर जे वाले को जे वाले के साथ गुना करवा तो क्या आएगा y1 y2। फिर के वाले को के वाले के साथ गुना करवा दोगे तो z1 z2। बाकी किसी और के साथ गुना करवाते ना, जैसे आई वाले का बताए कि जे और के साथ गुना करवाओ तो 0 हो जाता, जे वाले का आई और के वाले के साथ गुना करवाते तो 0 हो जाता, के वाले का आई और जे के साथ गुना करवाते तो 0 हो जाता। तो करना क्या होता है ऐसे में कि आई वाले को आई वाले के साथ गुना करवाओ, जे वाले को जे वाले के साथ गुना करवाओ और के वाले को के वाले के साथ गुना करवाओ। यानी मेरे बच्चे ए का डॉट प्रोडक्ट अगर बी के साथ निकाला जाए ना, x1 का x2 के साथ गुना करके जो मान आएगा वो लिख लेना,
y1 का y2 के साथ गुना करके आएगा जो लिख लेना, और z1 का z2 के साथ जो गुना करके मान आएगा वो लिखना, उसी का सम होता है a डॉट b। ठीक है, तो बच्चा आप इसे भी नोट कर लो। अब इससे क्वेश्चन देते हैं जो बच्चा आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा, आप इसे नोट करें। एक क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चा जिसे आप बनाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आई होप सो कि आप इसे बनाओगे। ऊपर का हेडिंग भी डाल लेते हैं। देखो जरा क्वेश्चन है, ठीक है, वेक्टर ए का मान दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर बी का भी मान दिया हुआ है 3i कैप 2j कैप और प्लस 2k कैप। तो मेरे बच्चे हमसे ये पूछा गया ना कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ निकालो। चलिए बताइए इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान क्या हो सकता है बच्चा बताओ, इसका मान क्या हो सकता है बता दो जरा। चलो डन हो गया। कितना? बहुत अच्छा। कितना है? सबसे पहले मेरे बच्चे जो बहुत अहम बात है वो कि जब किसी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना तो आई जे के आंसर नहीं आता है। पहली बात है आई जे के में आंसर नहीं आता है। तो करना क्या था बच्चा, हमने क्या कहा x1 x2 को गुना करके लिखो। x1 x2 किसका मान था, x1 था i का और x2 भी था i का। तो बच्चे दोनों के i का मान क्या है, 2 गुना 3 तो कितना होगा 6। फिर प्लस लिखते हैं। फिर बच्चा हम क्या लिखते हैं y1 y2 किसका मान है, j कैप का, j कैप का। तो j कैप का मान 3 को 2 से गुना करके कितना आ गया 6। फिर बच्चा z1 z2 देखो जरा, z1 k कैप का मान है और z2 भी k कैप का ही मान है। तो यहाँ पे कुछ नहीं मेरे बच्चे, तो 1 को अगर प्लस -1 को +2 के साथ गुना करोगे तो क्या होगा -2। तो ये 12 में से 2 गया तो कितना हो गया बच्चा 10। 12 में से 2 गया तो कितना हो गया 10। यानी कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट अगर वेक्टर बी के साथ निकालेंगे तो उसका मतलब कितना है, उसका मतलब है 10। इन दोनों को गुना करके मेरे बच्चे, हाँ 10 बच्चों ने आंसर दिया है 10। एक बच्चा का 14 आ रहा है, गलत है बाबू, 14 नहीं आ रहा है। पहले 14 ला दिए हैं आपको, तो बच्चे का देख रहे थे 10 आएगा, 14 नहीं आएगा। 10 फिर आपने आंसर दिया है रिपीट करके, अच्छी बात है, गुड बाबू गुड गुड। चलो अच्छी बात है बच्चे, अच्छी बात है। अब आगे देखो जरा मेरे बच्चे, आगे देखो जरा। यहाँ से बच्चे एग्जाम में आए दिन क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, और अगला जो बता रहे हैं उससे भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं बच्चा। देखना जरा,
अभी हम देखे एक फॉर्मूला देखे थे cos थीटा बराबर क्या था, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ था। याद है जो कल का प्रॉपर्टी छोड़े थे तो लास्ट शायद यही से छोड़े थे, याद होगा। तो बच्चा अभी हम लोग एक बात देखे थे कि वेक्टर ए का मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए a1 आई कैप b1 j कैप और c1 k कैप ऐसा मान लेते, ठीक है। वेक्टर बी का मतलब मेरे बच्चे, वेक्टर बी का मतलब a2 आई कैप b2 j कैप और c2 k कैप, इस तरीके से। तो मेरे बच्चे करना क्या है ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम चाहते हैं मेरे बच्चे की जो क्वेश्चन हमारे सामने रहेंगे वो तो ऐसे ही रहेंगे, वो तो ऐसे ही रहेंगे। अगर आप कोण निकालने को कहा जाए तब कैसे निकालोगे, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके जो मान आएगा वो ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन इन दोनों के मैग्नीट्यूड का मान कहाँ लिखा जाएगा, नीचे। बच्चा मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा पता है, रूट अंडर आई का कोफिशिएंट क्या है, आई कैप का कोफिशिएंट a1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट क्या b1 तो b1 का स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट क्या है बच्चे k कैप का c1 तो c1 का स्क्वायर। उसी प्रकार मेरे बच्चे वेक्टर b के मैग्नीट्यूड की भी बात करो तो सेम ही बात है, a2 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट है b2 तो b2 का स्क्वायर, और उसी प्रकार बच्चे k कैप का कोफिशिएंट है c2 तो c2 का स्क्वायर होगा। तो इसका निकल गया। इतनी बात पहले नोट कर लो बच्चा, इतनी बात नोट करो। चलिए बच्चा अब आगे चलते हैं। अब जरा देखिए cos थीटा का मान अगर लिखना रहा, cos थीटा का मान लिखना रहा, a डॉट b का मान क्या होगा बच्चा, अभी देखे थे आई कैप और आई कैप का जो यहाँ गुणनफल हो रहा था, तो इसका मान क्या होगा a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है, प्लस करके प्लस c1 c2। उसी प्रकार मेरे बच्चे एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो मेरे बच्चे ए वेक्टर और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का मान दो, ये दिया हुआ है a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर फिर इनटू रूट अंडर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और प्लस मेरे बच्चे c2 का स्क्वायर। ये भी तो हो सकता है ना बच्चा, जब दो वेक्टर दिया रहे, ठीक है, वेक्टर ए मान लो वेक्टर बी और cos थीटा दिया रहे, तो बच्चे आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूले में अप्लाई कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट फार्मूले में अप्लाई कर सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 फिर रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c2 a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, डायरेक्ट भी मेरे बच्चे बनाया जा सकता है, आप इसे नोट कर लो। अब देखिए बच्चा कुछ कंडीशन की भी बातें हो जाए, कुछ कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई होता है मेरे बच्चे, कुछ कंडीशन भी अप्लाई होता है और यहाँ से भी मेरे बच्चे क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ इस चैप्टर से मेरे बच्चे काफी क्वेश्चंस होते हैं, काफी क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आप इस चैप्टर को मेरे बच्चे हल्के में तो नहीं पढ़ सकते।
वेक्टर और 3D मेरे बच्चे बहुत आसान टॉपिक है, थ्योरी थोड़ा सा है पढ़ना, लेकिन मेरे बच्चे मैथ्स में कुछ दम नहीं है, मैथ्स बहुत आसान है इसका, बहुत आसान। अब देखिए बच्चा, दो केस है इसके साथ। केस फर्स्ट, मेरे बच्चे केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट में क्या करता है। अगर बच्चा यदि इफ थीटा बराबर 0 हो जाए, थीटा बराबर 0 नहीं, पहले 90 डिग्री कर लो, 90 डिग्री हो जाए। बच्चा क्वेश्चन यही था, दो वेक्टर रहे ए और बी, अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसका कहने का मतलब है कि जो दोनों वेक्टर होंगे मेरे बच्चे वो आपस में क्या होंगे, लंब। अब चलो एक ऑब्जेक्टिव बन गया आपका, क्या बन गया जी, ये बन गया कि अगर कभी थीटा बराबर 90 दिया रहे तो दो वेक्टर जो होंगे आपस में एक दूसरे पर क्या होंगे, लंब होंगे, एक दूसरे के मेरे बच्चे क्या होंगे जी, लंब होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, ये बात हो गई। तो अब मेरे बच्चे यहां से ध्यान से सुनना, अब ऐसे में ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मान क्या हो जाएगा, 0। अब वो 0 क्यों हो जाएगा, तो मेरे बच्चे हम लोगों ने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट का मान था वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। बच्चे cos 90 डिग्री अगर रखोगे, थीटा का मान अगर 90 रखोगे तो cos 90 का मतलब क्या होता है, 0। 0 बच्चा इसको सारे को 0 नहीं कर देगा, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मान कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यानी आप यहां से ये सीखे, आप यहां से ये सीखे कि अगर कभी थीटा का मान 90 हो जाए, कभी 90 हो जाए, तो ए और बी के डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होना चाहिए, 0। तो मान लो बच्चा आपसे कह दे कि दो वेक्टर दिए गए, ठीक है, दो वेक्टर दिए गए और दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। आपसे ऐसे कह ले कि दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इसे साबित करो। तो कैसे करोगे, दोनों के अगर डॉट प्रोडक्ट का मान 0 आ गया, बच्चा दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान अगर 0 आ गया तो उसका मतलब हुआ कि वो दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आपके साथ 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही साबित करने को बोला गया। तो जब भी दो फैक्टर दिए रहे, ठीक है, और दोनों को बोला जाए कि परपेंडिकुलर साबित करो, इसका मतलब है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट को अगर हम 0 दिखा देंगे ना तो वो एक दूसरे पर लंब होंगे बच्चों। आप इसे नोट कर लो। और एक बात और, वेक्टर और वेक्टर बी को दोनों को गुना करोगे तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2, इसके मान कितने क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, 0। हो सकता है एग्जाम में आपको ये कंडीशन दिया रहा, ये कंडीशन दिया रहे और आपसे बोलेगा थीटा का मान क्या हो सकता है, 90 0 ऐसे करके, हो सकता है सिर्फ इतना ही दिया रहे, ठीक है। तो समझ लीजिएगा कि अगर इतना बराबर 0 दिया है इसका मतलब थीटा मतलब 90, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 और दोनों एक दूसरे पर लंब है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, इस बात को समझेंगे, ये बहुत अच्छा थ्योरी है, आप इसे नोट कर लीजिए। ये बच्चा ये बहुत काम का है। चलो बच्चे आगे देखते हैं। तो आप इसे कर लिए। अब देखिए केस 2, बच्चा केस 2, अब हो सकता है मेरे बच्चे कि थीटा का मान 0 डिग्री हो सकता है, थीटा का मान 0 हो सकता है। अगर थीटा का मान 0 हो गया ना बच्चा तो दोनों वेक्टर जो होगा पैरेलल होगा, एक दूसरे के क्या होगा बच्चा, पैरेलल होगा। अब पैरेलल के बारे में आप क्या पढ़े, देखो 10.2 में अगर जाके देखोगे तो बच्चा वहां की थ्योरी में हमने पढ़ाया था कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं या कोलिनियर है, कोलिनियर को हिंदी में बोलते हैं बच्चा सररेख, सररेख है, तो इसका एक बच्चा कंडीशन दिया था हमने कि वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी, ऐसा ऐसा कुछ बात बच्चे हमने कहा था कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है या कोलिनियर है तो ए वेक्टर बराबर लैम्डा वेक्टर बी दिखा देंगे तो वो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल होगा बच्चा।
ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे देखो वेक्टर ए का मान हम लोग क्या लिखे हुए, वेक्टर ए का मान क्या लिखे हुए थे और वेक्टर बी का मान क्या लिखे हुए, थोड़ा देखना। a1 आई कैप, वेक्टर b1 j कैप और c1 k कैप। उसी प्रकार मेरे बच्चे लैम्डा वेक्टर बी का मान दिया हुआ था a2 आई कैप प्लस b2 j कैप और प्लस c2 k कैप। मेरे बच्चे अगर लैम्डा से हर एक को गुना कर दो तो लैम्डा a2 j कैप सॉरी आई कैप लैम्डा b2 j कैप प्लस लैम्डा c2 k कैप। ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये तो ऐसे ही रह जाएगा a1 आई कैप b1 j कैप और c1 k कैप। पहले मेरे बच्चे आप इतना नोट करो, मैं ऊपर मिटा देता हूँ, इसका फिलहाल कोई काम नहीं। इतनी बात आप नोट कर लो। देखो बच्चा जो भी आपको थ्योरी मैंने बताई है वो सबको बच्चा प्रूफ कर करके ही दिखाया है। मुझे आशा है कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे बच्चा, और समझना जरूरी भी है बच्चा। ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा बच्चा तो इससे ज्यादा वो कुछ पूछ ही नहीं सकता, लेकिन हाँ बातें तो मेरे बच्चे दिमाग में रखना तो फिर आप ही का काम बचता है। तो आराम से पहले सोचिए कि क्या क्या चीज बताई गई है और उसको आराम से बच्चा हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते चले। फिर बच्चा करना क्या है, फिर मेरे बच्चे देखिए क्या करना है इसमें कि देखिए जरा, अब जितना सारा चीज दिखा रहे बच्चा उतना ही देखना, बाकी सब चीज देखने की कोई जरूरत नहीं है। देखना जरा यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे दिया हुआ है a1 आई कैप, अब लिखना नहीं फिलहाल देखो a2 लैम्डा a2 आई कैप। बच्चा दोनों को अगर हम बराबर करें आई कैप से आई कैप तो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच्चा क्या हो जाएगा लैम्डा a1 a2 को इधर लेके आओ तो a2 बराबर क्या हो जाएगा बराबर लैम्डा। उसी प्रकार मेरे बच्चे जब b1 j कैप का लैम्डा b2 j कैप के साथ तुलना करवाएंगे ना, b1 का जब लैम्डा b2 के साथ तुलना करवाएंगे जे कैप तो कैंसिल हो जाएगा, तो b1 बटा क्या हो जाएगा b2 बराबर लैम्डा। उसी प्रकार मेरे बच्चे c1 के कैप का लैम्डा c2 के कैप के साथ तुलना करवाओगे ना, c1 और लैम्डा c2 तो c1 बटा क्या हो गया c2 बराबर लैम्डा। अब देखो तीनों के बराबर लैम्डा है बच्चे, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर लैम्डा। लैम्डा किसके भी बराबर है b1 बटा b2 के, इसके बराबर भी लैम्डा था, इसके बराबर लैम्डा के बराबर तो यहाँ c1 बटा c2 भी है। तो मेरे बच्चे हम यहाँ से ये देखें, ये जो इक्वेशन बता रहा है ना, ये जो इक्वेशन बता रहा है, मान लो क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछ लिया a और b का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये समीकरण क्या बताता है, तो ये समीकरण मेरे बच्चे ये बताता है कि वेक्टर a और वेक्टर b आपस में पैरेलल है, और जहां थीटा का मान मेरे बच्चे क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री। तो दो बात याद रखना, थीटा का मान 0 हो और दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो, ठीक है, तो इसका इक्वेशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आप इसे नोट कर लें। अब मेरे बच्चे कुछ नहीं बचा, आप चैप्टर पे आ जाओ बच्चा, चैप्टर पे आ जाते हैं हम लोग। चैप्टर के मेरे बच्चे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आज हम लोग। कल बच्चा कोशिश करेंगे कि चैप्टर लास्ट किया जाए कल, हो सकता है कि कल की क्लास थोड़ी लंबी हो जाए।
ओके बच्चा, देखिए आप अपने चैप्टर को निकाल लें बच्चा, पहला क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िए बच्चा। तो अगर आप जब पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ ये दे रखा है मेरे बच्चे, आपको यहाँ ये दे रखा है कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का मान दिया हुआ है, यानी परिमाण दिया हुआ है बच्चा, परिमाण दिया हुआ है। देखिए जरा उसका परिमाण दिया हुआ मेरे बच्चे। पहला क्वेश्चन 10.3 तुरंत हो जाएगा बाबू, देखना। पहला वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का मान दे रखा है, वेक्टर बी के भी मैग्नीट्यूड का मान मेरे बच्चे दे रखा है। कितना कितना है, √3 और 2, √3 मेरे बच्चे और यहाँ पे है 2। एक बात और बोला है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के भी डॉट प्रोडक्ट भी दिए हुए हैं, √6। अब आपसे ये कह रहा है बच्चा कि ए और बी के बीच का कोण बताओ, यानी मेरे बच्चे वो आपसे cos थीटा का मान पूछ रहा है, यानी मेरे बच्चे cos थीटा का मान पूछ रहा है। कोण बताने का मतलब है, फॉर्मूला याद होगा आपको, cos थीटा बराबर वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ, फिर बच्चा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो मेरे बच्चे इसका मान तो दे रखा है √6 और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का मान है √3 और यहाँ 2। मेरे बच्चे ध्यान से देखो, ये दोनों रूट में है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 6/3। ठीक है, और एक साथ और गुणा कर सकते हो 1/2। ठीक है, 1/2, ये दोनों कट जाएगा 2 बार। तो मेरे बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, √1। तो बच्चा यहाँ पे ये 2 है ना, अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो √2 इंटू √2, तो ये दोनों कट गया, तो कितना बच गया 1/√2, 1/√2। तो बच्चा cos थीटा बराबर जो मेरा मान आ गया वो कितना आ गया 1/√2। अब आपको बच्चा को पता है cos थीटा में 1/√2, cos 45 का मान होता है बच्चा, cos 45 का मान होता है 45, तो π/4 भी तो लिखते हैं। 45 को मेरे बच्चे π/4 भी तो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना बच गया, थीटा का मान मेरे बच्चे बच गया π/4, थीटा का मान बच गया π/4। तो आपसे कोण ही तो पूछा गया, आपसे थीटा का मान ही तो पूछा गया, तो हो गया आंसर आपका। आपसे मेरे बच्चे थीटा का मान ही तो पूछा गया था, ये आंसर हो गया। दूसरा भी बच्चा ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे क्या है ना कि थीटा का मान यहाँ 1/√2 cos का मान निकल गया, लेकिन वहां पे क्या है मेरे बच्चे कि मान पूरा पूरा नहीं निकल पाएगा, तो वहां पे क्या करेंगे, cos को उधर भेज देंगे तो थीटा बराबर cos इनवर्स हो जाएगा। तो दूसरा भी ऐसे ही है, लेकिन दूसरा भी बता दे रहे, दूसरा भी मेरे बच्चे बता ही दे रहे, देखना जरा दूसरा भी बता रहे। देखो दूसरा देखो बाबू, दूसरा भी आप बना सकते हो बाबू, ऐसे ही है। दूसरा कम से कम क्वेश्चन तो लिखते हैं। देखो बच्चा दो को वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर दिया हुआ बच्चा, ठीक है। तो हम एक को वेक्टर ए मान लेते हैं, दूसरे को वेक्टर बी मान लेते हैं। सबसे पहले ये कर लेते हैं, एक को मेरे बच्चे वेक्टर ए मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए बना लो, और दूसरा को वेक्टर बी मान लेते हैं, ठीक है। तो एक मान क्या है i-2j, आई कैप या वेक्टर है, आई कैप है, हाँ, -2j जे कैप और +3k कैप, ठीक है बच्चा, 3k कैप। फिर उसके बाद मेरे बच्चे वेक्टर बी का मान है 3 -2 3i कैप -2j कैप +k कैप, यही है। अब बच्चा देखो हमसे जो कोण पूछा गया है ना, जो कोण पूछा गया मेरे बच्चे, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहिए, ठीक है। तो बच्चा डॉट प्रोडक्ट जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का निकालोगे ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, इन दोनों को गुना करोगे 3, फिर ये माइनस प्लस, 2 को 2 से गुना करो 4 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 3 को 1 से गुना करो 3, तो मेरे बच्चे कितना हो गया, ये हो गया 10, ठीक है। अब बच्चा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड देखो जरा,
तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जब निकालोगे ना तो रूट अंडर आई का कोएफिशिएंट है 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट है -2 का स्क्वायर और के का कोएफिशिएंट है 3 का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे कितना 9 10 और 4 14। उसी प्रकार मेरे बच्चे वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो देखो सब में वही चीज है जो ऊपर वाले में था 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे ये भी रूट अंडर 14 ही हो गया। अब जब थीटा निकालना है कोण निकालना है तो cos थीटा बराबर मेरे बच्चे जैसा कि हम जानते हैं कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का दोनों 14 ही है और इसका डॉट प्रोडक्ट 10 है तो रूट 14 रूट अंडर 14 तो ऊपर तो 10 हो गया रूट 14 14 को गुना करोगे 14 ये कट जाएगा कितना 5 और 7। तो बच्चा यहाँ पे बच गया 5/7। ठीक है। अब देखो cos थीटा में बच्चा किसी का मान तो 5/7 नहीं जानते हो आप 5/7 तो नहीं जानते हो तो ऐसा करो मेरे बच्चे ऐसा करो कि cos को उधर भेज दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos इनवर्स 5/7। ठीक है cos इनवर्स 5/7 तो थीटा का मान यही हो गया। जब सीधे सीधे बात ना बन पाए थीटा ही निकालना है हम लोग को तो cos को सीधे भेज दिए। बच्चे अगर आप तीसरा देख लो तो चौथा भी अब खुद बन जाएगा आपसे। तीसरा देख ही लो जैसे तीसरा है मेरे बच्चे उसी तरह से 4 है तो तीसरा चौथा तो आपसे खुद भी बन जाएगा। बन गया सर गुड जॉब वाह वाह मेरे बच्चे तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बना रहे बढ़िया से बहुत अच्छा बच्चा। चलो बच्चा देखो जरा तीसरा देख लो मेरे बच्चे यहाँ पे भी थोड़ा सा वेक्टर ए और वेक्टर बी मान के ही काम करना क्योंकि दो वेक्टर तो दिए हुए हैं लेकिन मान लो कितना कितना है आई प्लस जे क्या आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी का मान है आई कैप माइनस जे कैप। देखना जरा अब देखना यहाँ पे लैंग्वेज को मैंने बोला था बच्चा पकड़ना। देखो बोला कि वेक्टर ए पर सदिश आई माइनस जे कैप तो मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनना सबसे पहले हम लोग जब प्रक्षेप की बात करेंगे ना जब ध्यान सुनना जब प्रक्षेप की बात करेंगे तो बच्चा देखना जरा पर एक मिनट थोड़ा सा। हाँ तो सबसे पहले मेरे बच्चे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो क्योंकि हमको लिखना होता है डॉट प्रोडक्ट। मेरे बच्चे डॉट प्रोडक्ट अगर आप इसका निकालोगे तो ये 1 होगा और ये भी कितना होगा ये भी 1 होगा तो ये तो 0 हो गया क्या देखना। अब आपसे यहाँ पे क्या क्या कहा है ना कि वेक्टर i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप। देखो बच्चा तो यहाँ पे आपसे जो कह रहा है प्रक्षेप निकालने के लिए कि प्रोजेक्शन निकालने के लिए तो बच्चा वेक्टर ए वेक्टर बी और उसके बाद वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एक मिनट ए का मैग्नीट्यूड ये वाला वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालो तो बच्चा समझा दे रहे हैं आंसर में करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो कितना हो गया रूट 2। अब बच्चा देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना कि आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा सुनना क्या बोला है जो दिया हुआ वो पढ़ रहे हैं ये दिया हुआ था पर तो मैंने बच्चा एक बात बोला था देखो इतना पर तो जिस पर बात करता है ना बच्चा जिस पर देखो इस पर क्या कर रहा है इस पर i माइनस जे का प्रक्षेप
यानी प्रक्षेप कहाँ पड़ रहा है, प्रक्षेप इस पे पड़ रहा है बच्चा, कह रहा है ना इसका जो प्रक्षेप है, ऐसे समझना आई वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे का प्रक्षेप किस पे पड़ रहा है, इस पर पड़ रहा है बच्चा। लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज को समझना, आई माइनस जे पर पड़ रहा है, जे पर पड़ रहा है, यानी मेरे बच्चे यहाँ पे क्या लिखाएंगे, लिखाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। क्यों लिखाएगा, क्योंकि तो क्या बोला, ध्यान सुना, इस पर प्रक्षेप कर रहा है, किसका, इसका, तो बच्चा इस पर, जिस पर प्रक्षेप कर रहा है वो नीचे लिखो, ठीक है, और किसका प्रक्षेप कर रहा है, इसका प्रक्षेप, यानी इसका प्रक्षेप, इसका प्रक्षेप मेरे बच्चे इस पे कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, तो जिसकी बात करेगा वो नीचे लिखेंगे। तो बच्चा हम इसको वेक्टर ए माने हुए थे और इसको वेक्टर बी माने हुए थे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन हो रहा है। बच्चा इसका डॉट का कितना मतलब है, 0, और इसका मतलब कितना, √2। बच्चा 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाता है, 0, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, यानी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 0। तो जब भी पर लिखा रहे, समझ लो, अगर हिंदी में पर लिखा रहे या ऑन लिखा रहे, वो बच्चा नीचे मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। वो कहाँ आ जाएगा, नीचे मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। आप इसको लैंग्वेज से भी पकड़ सकते हैं। बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर दिया और क्वेश्चन नंबर 4 आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर दिया मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 आप करना। अगर आप चाहोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। तो 5 में क्या करना है, तो बच्चा जो वेक्टर दिया हुआ है ना, 3 गो वेक्टर, तो मान लेना वेक्टर ए है, वेक्टर बी और वेक्टर सी, प्रत्येक मात्रक सदिश है, यानी इकाई सदिश है। जो बच्चा 5वां नंबर में बनाओगे ना, तो मान लो कि वेक्टर ए मान लो, आप सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, वेक्टर ए, ठीक है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का बटा करके जो मान आएगा वो इसका मान आएगा, और इसका जो भी मान आएगा ना, जो भी मान, वो ए का मैग्नीट्यूड, ए का इकाई सदिश होता है, इकाई सदिश के बराबर। अब जो इसका मान होगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड करोगे, जो इसका मान आएगा वो ए कैप के बराबर। ए कैप का मान अगर 1 के बराबर हो गया ना, तो समझ लेना कि वो यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश। तो ए का भी यही मान आएगा, 1 आएगा, देखना बी का भी आएगा, सी का भी आएगा, ऐसे करके। उसके बाद बच्चा आपसे ये बोला है, जब ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, तो फिर आपसे बोला है ना कि एक दूसरे पर लंब, यानी कि वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करवाओगे ना, तो 0 आना चाहिए। फिर बी के साथ सी का करवाओगे तो 0 आना चाहिए। जब सी का ए के साथ करवाओगे तो 0 होगा। ए का जब बी के साथ करवाए तो 0 होगा, तो इसका मतलब ए लंब है बी पे। बी का डॉट प्रोडक्ट जब सी के साथ करवाओगे तो बी लंब है सी पे। जब सी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करवाओगे तो सी लंब है ए पे, यानी कि तीनों लंब है एक दूसरे पर। ए परपेंडिकुलर बी, परपेंडिकुलर सी। लास्ट में ऐसे करके दिखा सकते हो बच्चा। चलो 5 तक हम आशा करते हैं कि आप बना लोगे मेरे बच्चे, 5 तक आशा करते हैं कि आप बना लोगे, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चा क्या बना लोगे। तब तक के लिए इतना ही छोड़ते हैं आज का क्लास में। कल बच्चा कोशिश करेंगे इसको खत्म करने का, थोड़ा टाइम लगे तो लगे। तो कल तैयार रहिएगा बच्चे, अच्छे मूड के साथ। लंबे टाइम तक थोड़ी पढ़ाई लंबी भी खींच सकती है कल। तो चलते मेरे बच्चे, तब तक के लिए बाय।